आज का जो विषय है फेडरलिज्म एंड जीएसटी विद स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड, अंग्रेजी में लिखा हुआ है लेकिन हिंदी में आप उस बात को समझते हैं, जानते हैं कि फेडरलिज्म क्या है, जीएसटी क्या है और झारखंड के संदर्भ में ये बात मुझे करनी है। एक बात मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि इसमें बहुत सी बातें आएंगी, इतिहास आएगा थोड़ा सा, इसमें संविधान का रेफरेंस भी आएगा, कानून का रेफरेंस भी आएगा और लेकिन आज के इस ये जो सेशन है इसका उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि कोई एकेडमिक चीज मैं आपको बताऊं या जो सुनने वाले हैं। आज कोई एकेडमिक बात ये नहीं है, बावजूद इसके कि ये सारी चीजें आएंगी, इन सब चीजों का समावेश करके ही मैं शायद इसके इस विषय के प्रति जस्टिस कर पाऊं। लेकिन उद्देश्य इस आज की इस विवेचना का दो है कि ये इसके जो ऑडियंस हैं वो झारखंड के एक्टिविस्ट हैं, झारखंड के बाहर के भी एक्टिविस्ट हो सकते हैं इसमें, और जो पॉलिटिकल लोग हैं जो अपने अपने स्तर पर पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, खासतौर पर चूंकि फेडरलिज्म स्टेट और केंद्र का सवाल है, मसला है, तो जो आज स्टेट गवर्नमेंट्स पूरे देश में जो जितने स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको केंद्र सरकार के साथ जो दिक्कतें आ रही हैं और उनको जो कठिनाइयां हो रही हैं कोविड की स्थिति में, इस संकट से उबरने में, इस संकट से जूझने में जो समस्याएं आ रही हैं फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर, तो उनके लिए ये मुख्यतः है। बहुत सारे लोग जो हैं इसमें, जो खासतौर पर पॉलिटिकल फील्ड से हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो मेरी बात से असहमत भी होंगे, कई बातों से असहमत होंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये बात है, जो मूल बात है, जो इसकी सेंट्रल बात है आज के इस पूरे डिस्कशन का, वो बिल्कुल सब पर लागू होता है। उस पर कोई, शायद मुझे लगता है कि मैं जब अपनी बात समाप्त करूंगा तो विवाद नहीं होगा। एक और बात कहूं कि इतना जटिल सब्जेक्ट है, इतना बड़ा विषय है कि आधे घंटे और 35 मिनट के दरमियान इसको आर्टिकुलेट करना भी आसान नहीं है। शायद थोड़ी बात बिखर जाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसको आर्टिकुलेट करूं। एक समाचार पत्र में एक न्यूज छपा कि ये एक जेनेसिस भी है कि कैसे हम लोगों ने सोचा कि इस विषय पे बात करनी चाहिए लोगों के साथ और इस मैसेज को पहुंचाना चाहिए दूसरे विभिन्न समूहों में। समाचार पत्र में इस मजमून का एक समाचार छपा कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि अब जो प्रवासी मजदूर झारखंड के देश के विभिन्न क्षेत्रों से आ गए हैं, अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो उनको उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी या कम से कम उनको बताना पड़ेगा। तो इस पे एक तुरंत विवाद, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जो नौजवान हैं, उन्होंने ये विवाद उठाया, ये सवाल उठाया, अभी सही सवाल उठाया कि ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, बुनियादी अधिकारों का वायलेशन। आप तो किसी को रोक नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 19 में जो लिखा है कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, आप कोई व्यवसाय कर सकते हैं, आप कोई नौकरी कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में, हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, इसकी आपको आजादी है, ये एक फंडामेंटल राइट है। तो फिर ये इस तरह की बात मुख्यमंत्री ने कैसे कह दिया कि साहब आपको हमें बताना पड़ेगा या हमसे पूछ कर जाना पड़ेगा। मैंने कहा कि इसमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा फर्क है फंडामेंटल राइट के वायलेशन में और इस तरह के आदेश में जो अभी मुख्यमंत्री के द्वारा आया है। वो ये है कि जब कोविड का संकट आया और जिस तरीके से लॉकडाउन अनाउंस हुआ और जब लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग या लगभग 3 करोड़ लोग, अलग अलग आंकड़े हैं इसके, 2 से 3 करोड़ के बीच में कोई आंकड़ा है, जब ये सारे सड़क पर निकल आए और पैदल चलने लगे, ये धूप में मरने लगे, ये एक्सीडेंट्स में मरने लगे, इनके जिस्म के ऊपर जब रेलगाड़ियां दौड़ने लगी, तब एक क्योस हो गया और तब ये लगा कि ये बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के, माने केंद्र सरकार के नियंत्रण के बाहर है। लॉकडाउन तो उन्होंने कर दिया लेकिन उसके पीछे कोई योजना नहीं, मैं उस पर आऊंगा बाद में। और फिर बाद में धीरे धीरे जो होना था इसमें, जो होना चाहिए था कानूनी तौर पर, राज्यों के अधिकार फिर से वापस आए, राज्य जो हैं असर्ट करना शुरू किए और राज्यों ने केंद्र के साथ बात करके कहा कि ठीक है, वो कहीं से भी आ रहे हैं, अगर हमारे मजदूर हैं तो हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, हम उनके लिए खर्च की व्यवस्था कर रहे हैं और आप गाड़ियां चलाइए, रेलगाड़ियां चलाइए, बसों की उन्होंने इंतजाम किया। इसके अलावे बहुत से मजदूरों को झारखंड ने तो कमाल कर दिया कि बहुत से मजदूरों को ये हवाई जहाज से भी झारखंड में ले आए।
तो मैंने कहा कि जब आपदा की स्थिति है और जब केंद्र सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए, जिन राज्यों में हमारे मजदूर काम कर रहे थे उन राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए, उनके जो एम्प्लॉयर थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, और उनको लाने की जिम्मेवारी जब मुख्यमंत्री की हो गई या झारखंड गवर्नमेंट की हो गई, क्योंकि वो हमारे यहाँ के वासिंदे हैं, हमारे यहाँ के रेसिडेंट हैं, तो फिर अगर वो जा रहे हैं आज जबकि कोविड तेजी से बढ़ रहा है, कोविड खत्म नहीं हुआ है, आज की स्थिति में लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ, ये लॉकडाउन आगे चलेगा कि नहीं चलेगा वो भी अनिश्चित है, शायद चले अभी आगे तक या कम से कम कुछ एक लंबे समय तक कुछ कंडीशंस हो सकते हैं कि आप कैसे मूव करेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे, लेकिन उन तमाम कंडीशंस के बावजूद ये लॉकडाउन धीरे धीरे उठेगा, एक साथ नहीं उठेगा, कंडीशंस भी धीरे धीरे कम होंगे, और कब कम होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, खासतौर पर तब जब कोविड के नंबर्स जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं, मौत की संख्या जो है, मरने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये लॉकडाउन कब उठेगा। तो दो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि महामारी जो है बढ़ रही है तेजी से, दूसरा, और ऐसी स्थिति में लॉकडाउन को हटाना ये बिल्कुल अनिश्चित सा लगता है कि ये कब हटेगा। ऐसी स्थिति में अगर राज्य सरकार ये कहती है कि साहब अगर आप जाना चाहते हो तो हमसे बात करके जाओ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऐसी जगह जाओगे कि फिर आप किसी मुसीबत में पड़ रहे हो और मुझे फिर से आपको बुलाना पड़े, तो बेहतर है कि हम कोई और व्यवस्था करेंगे, कोई इंतजाम करेंगे। इस पूरे स्टेटमेंट के पीछे जो मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे लगता है कि यही भाव होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सबके दिमाग में ये बात होगी कि जब आप ये कह रहे हैं कि साहब आप हमसे पूछकर जाइए, बिना पूछे मत जाइए, मैं देखूंगा कि आप फिर से वैसी विपदा की स्थिति में पड़ने वाले हैं कि नहीं, तो जब आप ये कह सकते हैं तो फिर आप ये क्या नहीं कह सकते हैं कि आपको जाने की ही जरूरत नहीं है, हम आपके रोजगार की व्यवस्था करते हैं, हम कुछ करते हैं। यहां से ये जेनेसिस है, यहां से ये सब्जेक्ट खड़ा होता है कि किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री या कोई राज्य अगर ये तय करे कि हम अपने मजदूरों को नहीं भेजेंगे तो वो क्या करेगा या राज्य क्या करेगी। खासतौर पर जिस तरह के बयान पूरे देश में आए हैं कि जीएसटी एक ऐसा कानून है जिसके तहत एक संविधान में संशोधन हुआ 101वां, और उसमें अनुच्छेद 69A 69-70 हिंदी में 69A और ये संविधान में संशोधन हुआ, और इसके द्वारा केंद्र सरकार ने, पहले राज्यसभा में पास हुआ क्योंकि बगैर संविधान 249 अनुच्छेद 249 को बिना कॉम्प्लाई किए संभव नहीं होता, यानी कि राज्यसभा का 2/3 मेजोरिटी इस अमेंडमेंट के लिए जरूरी था। ये अमेंडमेंट उन्होंने किया राज्यसभा की मंजूरी से, 2/3 मेजोरिटी से सारे राज्यों को कन्विंस किया, और फिर राज्यों ने ये स्वीकृति दी कि भाई आप करिए। उसके बाद राज्यसभा में ये पास हुआ, और उसमें ये कहा गया है कि जीएसटी का सारा पैसा जो है वो केंद्र सरकार कलेक्ट करेगी, और उसके बाद जीएसटी की जो काउंसिल है उसके कहने के अनुसार वो जिस तरीके से निर्धारण करेगा असाइनमेंट का, डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके हिसाब से राज्यों को जाएगा। मैं इस पर बाद में आऊंगा। कहने का मतलब ये है कि 12 मई को मैंने पढ़ा था अखबार में, मुख्यमंत्री के हवाले से उन्होंने कहा कि 15,000 जीएसटी का पैसा जो है केंद्र के पास बकाया है। एक हमारे संजीदा विधायक हैं पूर्वी सिंहभूम से, सरजू राय जी, उनका ट्वीट मैंने पढ़ा था, उसमें उन्होंने लिखा कि लगभग 80,000 करोड़ रुपया हमारी रॉयल्टी, खनिजों पर हमारी रॉयल्टी जो है केंद्र सरकार के पास बकाया है। अगर आप इसको देखेंगे कि 80 करोड़ खनिज की रॉयल्टी, 80,000 करोड़, 15,000 करोड़ रुपया आपका जीएसटी का, इसके साथ और भी बहुत सारे हैं, जैसे विस्थापन का सवाल है, या डिस्प्लेसमेंट का सवाल है, सूखा का सवाल है, दूसरी प्राकृतिक आपदाओं का, मतलब जितनी घोषणाएं केंद्र सरकार की तरफ से हुई हैं वो सारे पैसे झारखंड को या दूसरे किसी भी स्टेट को, इस देश के किसी भी स्टेट को पूरे पैसे नहीं मिले हैं। तो एक बड़ा बकाया, और अगर हम इसमें जो बुनियादी फाइनेंशियल सिद्धांत है कि जो अगर पैसा आपने हमारा रख लिया तो आप उसको कॉम्पेंसेट करिए हमें, मतलब अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो झारखंड का जो बकाया केंद्र के पास है, जो केंद्र से झारखंड को मिलना है, वो मेरे अनुमान में आज की तारीख में इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का बकाया है।
अगर आप देखेंगे लगभग 3,500 करोड़ रुपए हम सालाना कमाते हैं खनिज की रॉयल्टी से, जो केंद्र सरकार के द्वारा हमारा आता है। मतलब 3,500 करोड़ रुपया, और बकाया है लगभग 80 करोड़ रुपया, 80,000 करोड़ रुपया। तो आप समझिए कि कितने साल से ये बकाया है। तो ये केवल 6 साल का नहीं है, 6 साल के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब से ये पूरा का पूरा अमाउंट लगातार क्यूमुलेट करता गया है, और ये सारा पैसा जो है वो हमारा बकाया है। अब आप समझिए कि लगभग 150 लाख करोड़, आई बेग पार्डन, 1,50,000 करोड़, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर इतना अमाउंट मुख्यमंत्री के या स्टेट के डिस्पोजल पर होता, तब उनको क्या ये कहने की जरूरत पड़ती कि आप हमसे पूछकर जाइए? किसी मुख्यमंत्री को, झारखंड जैसे छोटे स्टेट के मुख्यमंत्री को 1.5 लाख करोड़ रुपया उसके हाथ में दे दीजिए, तब मुझे लगता है कि वो बिल्कुल नहीं कहेगा कि आप हमसे पूछकर जाइए, लेकिन हमसे पूछकर जाइए, ताकि फिर किसी मुसीबत में आप ना पड़े और फिर मुझे आपको बचाना ना पड़े। वो ये कहते कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास पॉलिसीज हैं, हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे और आपको रोजगार हम इसी राज्य में, आप जहां हैं, जिस शहर में हैं, जिस गांव में हैं, जिस जिले में हैं, मैं वहां कोशिश करूंगा कि आपको वहां पे नौकरी मिले, इसलिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये वो कह सकते थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि 1.5 लाख करोड़ रुपया, अभी मैं बंगाल के एक राज्यसभा के एमपी हैं, उनकी बात सुन रहा था, उन्होंने सीधे सीधी कहा टीवी पर कि 53,000 करोड़ रुपया हमारा जीएसटी का बकाया है, वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। एक भी राज्य सरकार ऐसी नहीं है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो वहां पे उस राज्य में या किसी दूसरे की, जिसका पैसा केंद्र ने पूरा का पूरा दिया हो। मेरी कल ऐसे ही एक इनफॉर्मल बात हो रही थी, अरविंद अंजुम हैं, एक्टिविस्ट हैं, आप लोगों में से कुछ लोग जानते भी होंगे, स्वर्ण रेखा के और गांधीयन आउटफिट से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार को आज सारा का सारा पैसा बकाया जो केंद्र राज्य सरकारों का है अगर देना पड़ जाए, तो केंद्र सरकार चलेगी नहीं, उलट जाएगी। और ये सही बात भी है, ये सच भी है कि केंद्र सरकार को ये सारा पैसा, जिस तरीके से पूरा का पूरा फाइनेंशियल फिस्कल मिसमैनेजमेंट नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है पिछले 6 साल में, अगर उनको ये पैसा देना पड़ा सारे राज्यों को, तो केंद्र सरकार बिल्कुल चल नहीं पाएगी। वो सैलरी देने की हालत में भी नहीं रहेगी। एमपीज के जो सैलरीज हैं उसको भी वो देने की हालत में नहीं रह पाएगी। इस बैकग्राउंड के बाद मैं आपसे 2-3 चीजें डिस्कस करूंगा, तब फिर इसके कंक्लूजन तक हम लोग पहुंचेंगे कि अब ये बात समझ में आ गई कि झारखंड सरकार का लगभग 1,50,000 करोड़ का बकाया केंद्र के पास पड़ा हुआ है। केंद्र को 1,50,000 करोड़ देना है, और ये पिछले 20 साल या उससे ज्यादा भी हो सकता है ये पैसा पड़ा हुआ है, ये हमारे पास नहीं है। और आज की स्थिति में जब हम आत्मनिर्भर हो जाएं, ऐसी बात कह रही है केंद्र सरकार कि आप आत्मनिर्भर, मतलब आम जनता से लेके केंद्र सरकार तक, स्थानीय जो इकाइयां हैं, म्यूनिसिपैलिटीज या पंचायत, ये सब आत्मनिर्भर हो जाएं, क्योंकि केंद्र सरकार ने हाथ खड़े करके कह दिया है कि हमसे अब नहीं कुछ होगा, आप हो जाइए। तो हमारे आप पैसे क्यों नहीं देते? तो केंद्र सरकार को क्या अधिकार है कि वो हमारा इतना पैसा रख ले और वो चोक कर ले, वो हमारी गर्दन दबा दे, वो हमारे शरीर का जो ब्लड है, रक्त है, वो उसको निकाल ले? और मतलब ये अधिकार केंद्र सरकार को है क्या कि वो किसी राज्य सरकार को मरने पे मजबूर कर दे? और राज्य सरकार का अगर गला दबेगा, राज्य सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो जाहिर बात है कि डाउन द लाइन उसके जो रेसिडेंट्स हैं, उसके जो लोग हैं, उसके राज्य में रहने वाले जो लोग हैं, वो भी मरेंगे। राज्य सरकार के पास अगर रिसोर्सेज नहीं होंगी तो उस राज्य के लोग जो है मरेंगे, भूखे मरेंगे, बीमारी से मरेंगे, दूसरे कई कारणों से मरेंगे, लेकिन वो मरेंगे। तो केंद्र सरकार ये पैसे हमारे क्यों रखी हुई है और किस अधिकार के तहत रखी हुई है? यहां पे मैं थोड़ा सा आपको ले जाना चाहूंगा भारत के एक छोटे से इतिहास में। मैं 2 से 3 मिनट में आपको समझाऊंगा ताकि ये समझ में आए ये कि फेडरलिज्म क्या चीज है और हिंदुस्तान में किस तरीके से, जैसे आपने ये सुना होगा, ये लंबा नारा, बड़ा नारा है इनका, सबसे बड़ा नारा एक तरह से आप कह सकते हैं। जब से ये सरकार में आए हैं तो आरएसएस और बीजेपी वाले बिल्कुल जोर शोर से चिल्ला के कह रहे हैं पूरे देश में कि एक देश, एक संविधान, एक विधान। विधान का मतलब होता है कानून। तो क्या भारत का संविधान एक कानून की इजाजत देता है? एक देश एक संविधान की बात आप कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं एक कानून। तो क्या भारत का संविधान एक कानून की इजाजत देता है? अगर भारत, इसका मतलब है उनकी पूरी जो फिलॉसफी है वो है यूनिटेरियनिज्म,
उसको यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति का शासन, जो अंग्रेजों का था, एक व्यक्ति का, क्योंकि राजा सबसे बड़ा, राजा सारे निर्णय ले सकता है, राजा ही निर्धारित करेगा कि कौन जिंदा रहेगा कौन मर जाएगा। तो इनकी जो पूरी कॉन्सेप्ट है वो इंग्लिश कॉन्सेप्ट है कि हमारा पूरा संविधान जो है उसको यूनिटरी होना चाहिए, उसमें फेडरलिज्म नहीं होना चाहिए। और एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के हाथ में शासन, जिसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आदमी 10वां फेल हो, उसको कोई समझ नहीं हो इकोनॉमी की, उसको देश की कोई समझ नहीं हो, उसको समाज की कोई समझ नहीं हो, लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री बन गया तो वो राजा बन गया। तो ये राजा बनाने की प्रक्रिया है, ये राजा बनाने का सिद्धांत है। और उसकी बात, उसका जोर शोर से प्रचार बीजेपी और आरएसएस वाले कर रहे हैं कि एक देश, एक संविधान और एक विधान। ये संविधान की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संविधान जो है वो फेडरल, मैं आता हूं उस पर। संविधान संघीय है, संविधान यूनिटरी नहीं है हिंदुस्तान का, और ना ही उसका इतिहास है। इसलिए मैं थोड़ी सी इतिहास की बात भी करूंगा, और फिर संविधान और कानून जो बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि आज की स्थिति में हमें करना क्या है। तो ये बात नहीं है कि ये एक देश, एक संविधान और एक विधान, एक देश एक कानून, ये बात समझिए, ये इंग्लिश सिस्टम है। लेकिन एक देश एक संविधान एक कानून, ये इंग्लिश सिस्टम नहीं है, ये हमारा सिस्टम हो भी नहीं सकता है। अगर बीच में संविधान आया, एक देश और एक कानून के बीच में अगर संविधान आया, इसका मतलब है कि वो एक देश एक संविधान एक कानून नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान एक कानून की इजाजत नहीं देता है। बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वो फेडरल है, इसलिए वो एक कानून की बात जो है बिल्कुल असंवैधानिक है, गलत बात वो कर रहे हैं। तो मैं 2 मिनट में आपको हिंदुस्तान का इतिहास बताऊं कि आप अंग्रेज से पहले, ताकि आप यूनिटरी सिस्टम और जो फेडरल सिस्टम इसको आप ठीक से समझ जाएं, कि आप अगर अंग्रेजों से ठीक पहले, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य के समय देखें या फिर बाद में मुगल का शासन आया, उसके बाद अंग्रेज आए, वहां से लेके आप कोई भी एक समय आप उठा लें इतिहास का, तो आपको हिंदुस्तान जो है लगभग एक ढंग का दिखेगा, उसमें ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, एक ढंग की व्यवस्था लगभग दिखेगी। लेकिन जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए, 1608 में वो आए, वहां सूरत में सबसे पहले 12-13 के आसपास उनको जहांगीर ने कोठी बनाने की इजाजत दी। फिर उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स बनाए। पहला 1640 में मद्रास बनाया, 1687 में कलकत्ता बनाया, कलकत्ता फिर उनकी राजधानी भी बनी, और 1690 में उन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी टाउन, उन्होंने 3 टाउन्स उन्होंने बनाए। माने उनकी सत्ता कैसे बढ़ी, और फिर ये प्रेसिडेंसी टाउन्स जो है प्रेसिडेंसीज में बढ़ गई, मतलब आगे बढ़ी। और फिर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके 11 प्रोविंस हमारे साथ जुड़े। तो 11 प्रोविंस मतलब 11 ऐसे राज्य थे जहां गवर्नर का शासन था अंग्रेजों के जमाने में। और ये जो इंग्लिश कंट्री था, इंग्लिश इंडिया, जिसको हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, ये जो ब्रिटिश इंडिया था, इसमें यूनिटरी कानून था, एक कानून था। और वो कानून 1858 के बाद जो इंग्लैंड का कानून था, वो कानून हमारे यहां पे लागू था। इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं था, इसलिए उन पर कोई चेक नहीं था। सारा पावर पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट के ऊपर में कोई चेक नहीं था, क्योंकि कोई संविधान नहीं था। तो जो पार्लियामेंट तय कर देती थी वो फाइनल था। पार्लियामेंट के ऊपर एक राजा था। तो हिंदुस्तान में इंग्लैंड के क्राउन का, इंग्लैंड के राजा का शासन हो गया। यानी कि एक देश और एक कानून, एक देश और एक कानून का सिद्धांत, एक कानून का जो संविधान है या एक कानून का जो सिस्टम है, वो अंग्रेजों ने लाया, जिसे हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। ब्रिटिश इंडिया के बाहर 584 प्रिंसली स्टेट्स थे, माने राजवाड़े थे। राजवाड़े के अलावे बहुत सारे अनगिनत जमींदारियां और दूसरी सुविधारियां उसको कहते हैं, ये भी हिंदुस्तान में थे। तो अंग्रेज 2 तरह के सिस्टम चला रहे थे 1858 के बाद, हालांकि उससे पहले भी चलाए, लेकिन उस समय वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी से ये वेस्ट कर गया क्राउन के पास, तब ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट का शासन हो गया 1858 से। 2 तरह की व्यवस्था थी अंग्रेजों की हमारे देश में। एक ब्रिटिश इंडिया, जिसको आप कह सकते हैं कि एक देश एक कानून, और दूसरी तरफ 584 जो देसी रियासतें हिंदुस्तान में थी, वो इंडिपेंडेंट थे, सारे मामलों में इंडिपेंडेंट, इकोनॉमिक मामले में इंडिपेंडेंट थे, उनकी जुडिशियरी अलग थी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन अलग थे, उनकी दूसरी सारी व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं सब अलग थी। वो रॉयल्टी देते थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के, उसको अंग्रेजी में कहते हैं सुजरानिटी, यानी आधिपत्य, अधिराज्य,
अंग्रेजों के अधिराज्य में थे वो उनको रॉयल्टी देते थे, लेकिन उनका जो शासन व्यवस्था था उन राज्यों, उनके अपने राज्यों में, उसमें अंग्रेजों का कोई दखल नहीं था, उसमें अंग्रेजों का कानून नहीं चलता था। अब ये बड़ी मुश्किल डिफिकल्ट स्थिति थी कि अंग्रेजों को संभालना था। आपको शायद पता होगा, जो लोग इतिहास पढ़े होंगे, कि 1939 तक कांग्रेस ने जो भी लड़ाइयां लड़ी वो सारा कुछ ब्रिटिश इंडिया में उन्होंने लड़ी। सारा कुछ, उनके सारे एक्शंस जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया में होते रहे। वो कभी राजवाड़ों की तरफ नहीं गए। राजवाड़ों के लोग, राजवाड़ों की जो जनता है वो कांग्रेस के साथ या आजादी की लड़ाई में 1939 के बाद आई। तो ये अंग्रेजों के लिए भी बड़ा मुश्किल था, इस तरह का एक दोहरा शासन कि एक जगह एक देश एक कानून चले और उसके बाद फिर एक फेडरल जैसी स्थिति हो कि 584 राजवाड़े हों, वहां एक अलग कानून चल रहा है और वो फिर लगभग पूरा का पूरा सुजरांटी जो है, इंग्लिश सुजरांटी, अंग्रेजी आधिपत्य के कंट्रोल में चले। ये बड़ा डिफिकल्ट था उनको चलाना। तो उन्होंने 1935 में एक कानून बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और 1935 के कानून के तहत वो बना ही था इसलिए कि वो एक फेडरल सिस्टम के रूप में हिंदुस्तान को चला सके, एक फेडरल सिस्टम के रूप में इसको डेवलप कर सके। और ये लगभग 1939 तक वो चलाए भी, जब तक कि राजवाड़ों की जनता कांग्रेस के आंदोलन में शामिल नहीं हुई, तब तक उन्होंने कोशिश की। 1935 से 1939 तक फेडरल सिस्टम को चलाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन जब वहां की जनता कांग्रेस के साथ शामिल हो गई और फिर जब 42 के आसपास 42 में जब ये 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई, उसके बाद फिर वो फेडरल सिस्टम जो अंग्रेजों का था वो लगभग बिखर गया। और फिर लेकिन जब 1946 का वक्त आया, जब एटली साहब ने, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने घोषणा कर दी कि अब वो विड्रॉ करेंगे और भारत को स्वतंत्र कर देंगे जून 1947 में। उस वक्त अंग्रेजों ने फिर उसी 1935 के कानून को इन्वोक किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और कोशिश की कि हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने। आप लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिंदुस्तान की इसलिए बनी थी कि हिंदुस्तान अपना संविधान बनाए। इसमें एक छोटा सा इतिहास है, इंटरेस्टिंग, मैं 1 मिनट में उसको बता देना चाहता हूं कि ये 1934 में सबसे पहले एम एन राय साहब ने इसको एक तरह से एनंसिएट किया था कि भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। बाद में फिर कांग्रेस ने इसको 1939 में इस पर दबाव डाला, 1940 में अंग्रेजों ने इसको माना कि हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो जिन्ना साहब थे और उनकी जो पार्टी थी, उनका विरोध आया। उसके विरोध की वजह से हिंदुस्तान को फिर से एक नया कानून, अंग्रेजों ने एक नया कानून बनाया जिसको इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट कहते हैं, 1947। उसमें उन्होंने इन्वोक किया 1935 को, और फिर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज जो हैं वो बनी, एक हिंदुस्तान की और एक पाकिस्तान की। तो इस तरीके से एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने कोशिश की कि वो ब्रिटिश इंडिया को और जो राजवाड़े हैं उसको मिलाकर एक फेडरल कानून के तहत या एक फेडरल स्ट्रक्चर के तहत इस पूरे देश पर शासन करें। उन्होंने कोशिश की और वो कोशिश फिर जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने में लगभग कन्वर्ट हुई, आप उसको कह सकते हैं। उसी कोशिश का नतीजा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना पड़ा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी उसका स्ट्रक्चर भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें 293 लोग, सब मिला के 389 लोग थे। 293 लोग जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया से चुने गए थे। जो हमारे प्रोविंस थे, इंग्लिश प्रोविंस के लोगों ने इनडायरेक्ट वोटिंग करके वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, यानी कि उनका चुनाव सीधे जनता के द्वारा नहीं हुआ था। और 93 प्रतिनिधि उसमें आए थे राजवाड़ों से, 584 राजवाड़ों से 93 रिप्रेजेंटेटिव, 93 प्रतिनिधि उसमें आए थे। और इन लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान की के संविधान की रचना की, उसकी कल्पना की और फिर उसको बनाया। अब इस छोटे से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद मैं आपको कुछ संवैधानिक जो प्रोविजंस है संविधान में वो मैं आपको बताता हूं। फिर मैं कुछ जो सुप्रीम कोर्ट क्या मानती है और क्यों ये यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, समझने के लिए जरूरी है थोड़ा सा। हिंदुस्तान में जो पहला सेक्शन है, पहला आर्टिकल, आई बेग पार्डन, पहला जो आर्टिकल है वो कहता है कि इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो संविधान बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि ये जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुस्तान का। ये हिंदुस्तान यूनिटरी व्यवस्था नहीं है, ये एक फेडरल व्यवस्था है। बिकॉज वो कहता है यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन का मतलब होता है संधि, मतलब हम मिलना चाहते हैं, मिल के काम करना चाहते हैं। यूनिटी नहीं, मतलब हम अपनी पॉलिटिकल जो
आइडेंटिटी है उसको खत्म नहीं करना चाहते हैं। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कुलदीप नैयर साहब का एक मसला था 2006 में, कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, न कि यूनिटी ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स ने, हिंदुस्तान के जो स्टेट्स हैं, उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है उसको खत्म करने की बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि हम साथ रहेंगे, हम संधि करना चाहते हैं, सारे राज्य जो हैं वो मिलकर संधि करके एक साथ रहना चाहते हैं। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो छूट गया मुझसे, कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसमें इन राजाओं को, जो राजवाड़े थे, उनको हिंदुस्तान में शामिल करने के लिए हम लोगों ने एक बनाई थी जिसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में केवल 3 ही अधिकार केंद्र को दिए गए थे, वो था डिफेंस, कम्युनिकेशन और आपका फॉरेन अफेयर्स। यानी कि पैसे का जो अधिकार है, यानी रेवेन्यू, जैसे जो आरबीआई है, जो आरबीआई के कंट्रोल में है, ये अधिकार केंद्र को नहीं दिया गया था। अब आप ये समझें कि डिफेंस, कम्युनिकेशन और ये फॉरेन अफेयर्स, अगर ये 3 चीजें केवल उनको दी गई थी, इसका मतलब बाकी सारी चीजों पर लेजिस्लेट करने का, यानी कि कानून बनाने का, उसके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो तामझाम है, जो सिस्टम क्रिएट करना था, ये सारा अधिकार हमारे पास था। यानी कि अब हम अपनी मुद्रा भी यहां तक कि अपनी मुद्रा भी चला सकते थे। यानी कि जो राज्य हिंदुस्तान में मिले थे, 584 पूरे नहीं मिले, 565 मिले, बाकी पाकिस्तान के साथ गए। 565 जो राज्य हमारे साथ थे, उनको हमने कहा कि साहब हम 3 ही अधिकार केंद्र के पास रखेंगे, बाकी सारे आपके पास अधिकार है, यानी कि आप अपनी मुद्रा भी रख सकते हैं। लेकिन बाद में मई 1948 में फिर एक मीटिंग हुई जिसमें नया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया सारे लोगों के द्वारा, जिसमें कश्मीर शामिल नहीं हुआ। और उसमें उन्होंने मान लिया कि 1935 जो एक्ट है उसके शेड्यूल 7, जो हमारे अभी के शेड्यूल 7 की तरह ही है, उसके तहत आप कानून बना सकते हैं हमारे लिए भी, मतलब सब राज्यों के लिए। जो आज आप जैसे ब्रिटिश इंडिया के लिए बनाते हैं, वैसे आप प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, राजवाड़े हैं, आप उनके लिए बना रहे। ये एक तरह से सरेंडर था, ये कोई फ्रेंचाइज नहीं था। लोगों ने इस वोटिंग नहीं की थी कि साहब ऐसा कर सकते हैं आप। ये एक फ्रेंचाइज था, ये एक सरेंडर था। जो राजवाड़े के प्रतिनिधि थे, वो भारत सरकार में उस समय जो लोग शामिल थे नेहरू जी के नेतृत्व में, उनके सामने वो सरेंडर किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, एक संविधान हम मानते हैं, ठीक है, आप एक संविधान के तहत जो शेड्यूल 7 है उसके तहत जो कानून आप हमारे लिए बनाना चाहें आप बना सकते हैं। इट वॉज अ सरेंडर। लेकिन इनिशियल जो बात थी वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कॉन्फरिंग ओनली 3 एरियाज, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स, और बाकी सारे अधिकार राज्यों को थे। तो इस हिसाब से आप देखेंगे, जब हमने संविधान बनाया, जैसे हमारे संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे अंबेडकर साहब, उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत का संविधान जो है वो फेडरल सिस्टम है, ये बिल्कुल यूनिटरी नहीं है, क्योंकि इस पर काफी विवाद हुआ। जो मेंबर्स थे, उसके जो सदस्य थे, उन्होंने इस पर काफी विवाद उठाया कि क्या आप सारे अधिकार दिल्ली को देना चाहते हैं। उसमें अंबेडकर साहब ने एकदम साफ साफ कहा कि बिल्कुल नहीं, ये फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन इसके जो लक्षण हैं, मतलब जब पुराना संविधान आप देखेंगे, संविधान में अब तक 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके, लेकिन जो बना था, जिसको 50 में हमने अडॉप्ट किया, उस समय के संविधान देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें फेडरलिज्म जो है वो काफी मजबूती से खड़ा है। लेकिन उसमें कुछ जो इंडिकेशंस हैं वो थोड़े से यूनिटरी, मतलब केंद्र के तरफ खिसक रहे हैं, और उसकी वजह थी जिसको बताया गया। उसमें मैं उस पर उतना डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ 2-3 बातें जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है जिसकी वजह से हम आज झेल रहे हैं, या जिसकी वजह से आज इस सब्जेक्ट को हम लोगों ने चुना है, केवल उस पर आपका ध्यान हम करना चाहेंगे। कि आपको अगर फेडरलिज्म समझना हो तो हमारे पास आर्टिकल 245 है। 245 और 246 में बिल्कुल साफ साफ व्यवस्था है कि केंद्र जो है कुछ क्षेत्र में शेड्यूल 7 का जो 1 है उसके तहत कानून बनाएगी केंद्र, और जो 2 और 3 है, 2 जो है वो स्टेट के लिए है। शेड्यूल 7 में जो 1, 2, 3 की व्यवस्था है, तो 2 की जो व्यवस्था है उसके तहत हिंदुस्तान के सारे स्टेट जो हैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव उनको पावर है कि कानून बना सकते हैं उसके। और 1 में राज्य केंद्र सरकार के लिए है, और 3 जो है वो एक कॉन्करेंट लिस्ट जिसको कहते हैं हम, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों केंद्र और राज्य सरकार जो है कानून बना सकते हैं। लेकिन इस डिवीजन के अलावा, जिससे बिल्कुल साफ साफ लगता है, और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है मुंबई के केस में, कि
भारत जो है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्य जो है स्वतंत्र है, सुप्रीम है अपने एरिया में, स्टेट इज सुप्रीम, और राज्य का जो अधिकार है उसको केंद्र सरकार बिल्कुल नहीं ले सकती, ये पावर नहीं है। केंद्र को अनुच्छेद 249 में पावर है कि नेशनल इंटरेस्ट में वो स्टेट लिस्ट के तहत जो मैटर्स हैं, जो इश्यूज हैं, उस पर वो कानून बना सकती है, लेकिन उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा की। अब आप इसे समझिए कि क्यों बीजेपी के लोग जो हैं कांग्रेस के एमएलए खरीद रहे हैं गुजरात में या पूरे देश में, जिस तरीके से ये एमएलए खरीद रहे थे और कोशिश कर रहे थे जब से ये आए तब से, क्योंकि इनकी मेजोरिटी नहीं थी राज्यसभा में, ये कोशिि कर रहे थे कि राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी हो जाए, क्योंकि संविधान जो है, जो गुड फेथ में एक पावर दिया था इसको संसद को कि आप नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट लिस्ट जो है शेड्यूल 7 का, उसके तहत आप कानून बना सकते हैं, उसका मिसयूज करना है ये सीधे सीधी, कि अगर आपके पास 2/3 मेजोरिटी है तो झारखंड के जो एमपी हैं, राज्यसभा के एमपी, वो भले उसका विरोध करें, लेकिन आप 2/3 मेजोरिटी से हमारे खिलाफ कोई कानून बना दीजिएगा जो हम डेट्रीमेंटल टू हमारा इंटरेस्ट होगा, मतलब हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ हो सकता है। ये बिल्कुल गैर वाजिब है, ये कल्पना संविधान में नहीं है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन, प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन कांग्रेस के जमाने से लेकर अभी तक ये यही हुआ है, और अब ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इमरजेंसी के समय में अगर पूरे स्टेट में, पूरे देश में अगर इमरजेंसी लगी हो तब आप स्टेट लिस्ट में कानून बना सकते हैं, अनुच्छेद 250 है। मतलब ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये बिल्कुल रिमोट व्यवस्थाएं हैं, मतलब इसका आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर यूज करोगे और बिल्कुल वाजिब यूज करोगे, गुड फेथ में आप यूज करोगे, आप अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में यूज नहीं करोगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है इन सारे जो क्योंकि जो हमारा अनुच्छेद 268 है संविधान का, वो बिल्कुल कहता है कि जैसा आप जो लोग थोड़ा बहुत फाइनेंशियल चीजें समझते हैं, सेल टैक्स जानते हैं कि जब सेल टैक्स का समय था तो जो इंट्रा स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर में जो सेल्स होते थे उसका रेवेन्यू हम रख लेते थे, वो तो स्वाभाविक रूप से हम रख लेते थे क्योंकि हमारा पावर था। लेकिन जो इंट्रा स्टेट जो सेल्स थे उसकी जो रेवेन्यू है वो भी कलेक्ट हम करते थे और वो अप्रोप्रिएट हम कर लेते थे। वो पावर हमको आर्टिकल 268 देता है संविधान का। लेकिन जब सर्विस टैक्स आया तो हमने 268A बनाया और उसमें ये पावर हमने डाइल्यूट किया, स्टेट से निकाल के हमने स्टेट और सेंटर दोनों को ये पावर दे दिया। क्यों राज्यसभा के, झारखंड के राज्य या पूरे देश के जो राज्य हैं जहां से सदस्य जाते हैं राज्यसभा में, उन्होंने सरेंडर क्यों किया, ये बात समझने की है। और इससे ये बहुत तिक्तता से ये बात समझने की है कि हमारे झारखंड के जो एमएलए हैं वो आज तक अपना राज्यसभा में अपना वोट जो है बेचते रहे हैं। तो ये बेचने वाले जो एमएलए हैं झारखंड के, उन्होंने कितना इस देश का नुकसान किया, आप इसे अंदाजा लगाइए कि 268 है जिसकी जरूरत नहीं थी, अनुच्छेद 268 था जो हमारे फेवर में था और वो हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं था। अगर वो राज्य के खिलाफ था, राज्य के फेवर में था, तो वो केंद्र के खिलाफ नहीं था। और उस अनुच्छेद के अलावे हमें किसी और की जरूरत नहीं थी। लेकिन आर्टिकल 268 जब हमारे पास था, जो हम राज्य को ये अधिकार देता था कि आप इंट्रा स्टेट जो सेल्स है उसकी जो रेवेन्यू है उसको आप कलेक्ट कर लीजिए और अप्रोप्रिएट कर लीजिए, उसमें कोई बेईमानी नहीं कर रहे थे हम, कोई राज्य बेईमानी नहीं कर रहा था। कहीं से आज तक कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं है हिंदुस्तान के 70 साल के इतिहास में कि किसी राज्य ने केंद्र का पैसा रख लिया और केंद्र को नहीं लौटाया। ये बिल्कुल रिवर्स है कि केंद्र ने राज्यों का पैसा रख दिया और केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को पैसा नहीं दे रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 268 जो है, जो राज्यों के फेवर में था, आपने उसको क्यों डाइल्यूट होने दिया, 268A क्यों आया। और फिर आप आइए 269 में ये व्यवस्था थी कि जो कानून केंद्र बनाएगी, ऐसे कुछ कानून जो केंद्र बनाएगी, केंद्र उसके पैसे कलेक्ट करेगी और फिर उसको असाइन करेगी राज्यों को। ये व्यवस्था भी बहुत हद तक ठीक ठाक चल रही थी, उसमें कोई बेईमानी नहीं हो रही थी। लेकिन जब इनको जीएसटी लागू करना पड़ा तो इन्होंने 269A बनाया। 269 ने ये अधिकार दिया केंद्र को कि जीएसटी के सारे पैसे वो कलेक्ट करेगी और जीएसटी का पैसा कलेक्ट करने के बाद जो जीएसटी काउंसिल जो इन्होंने बनाया है राज्यों के साथ बात करके, जीएसटी काउंसिल के सलाह से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो भाई ये सलाह, जो काउंसिल है, ये सलाह किस तरीके से दे रहे हैं कि हमारे पैसे रुके हुए हैं। और आपको जानना चाहिए, खासतौर पर राजनेताओं के चरित्र के बारे में आपको समझना चाहिए कि जब ये जीएसटी का दबाव बन रहा था केंद्र सरकार के द्वारा,
तो सबसे ज्यादा उछल कूद मचाने वाले थे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये सबसे पहले जाके साष्टांग दंडवत किए नरेंद्र मोदी साहब के सामने कि साहब बनाइए, मैं आपको समर्थन करता हूं। क्यों बनाइए? 269A की जरूरत क्यों पड़ी? आपने क्यों केंद्र को कहा कि मेरे पैसे आप कलेक्ट करिए? 268 में जब हम उसको कलेक्ट कर सकते थे और अप्रोप्रिएट कर सकते थे अपने हिस्से का पैसा, आपने केंद्र को क्यों कहा? झारखंड के जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उन्होंने क्यों अलाउ किया? दूसरे लोगों ने क्यों अलाउ किया? पूछना पड़ेगा। ये एक्टिविज्म का इशू है कि आपने केंद्र को कैसे अलाउ किया। तो केंद्र को जहां जहां मौका मिला वहां वहां उसने फेडरलिज्म को डैमेज करने का, जब ये कानून बन रहा था तो बहुत सारे लोगों ने, मैंने भी एक छोटा सा आर्टिकल अपने लिंक्डइन पर लिखा था कि ये बहुत बड़ा हमला है हिंदुस्तान के फेडरलिज्म पर। ये कानून बिल्कुल बनना नहीं चाहिए था और इसको अलाउ नहीं करना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने कुछ लोगों को धमकाया, कुछ लोगों को मनाया, कुछ लोगों के अब आगे कहने की जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया होगा इस कानून को बनाने के लिए। तो आज ये स्थिति है कि हमारा 15,000 करोड़ रुपया जीएसटी का इनके पास पड़ा हुआ है। ये बंगाल का 53,000 करोड़ रुपया, बिहार का पैसा पड़ा हुआ है। बिहार के लोग तो बता नहीं रहे हैं कि इतना पैसा पड़ा हुआ है। झारखंड में भी जब मैंने पता करने की कोशिश की, मुझे एग्जैक्ट फिगर बताइए, तो झारखंड में भी लोग एग्जैक्ट फिगर बताने की स्थिति में नहीं है। मतलब ये लगता है कि अकाउंटिंग भी प्रॉपर नहीं हुई है। यानी कि काउंसिल में जो लोग बैठ रहे हैं उन्होंने अभी तक इसकी अकाउंटिंग भी ठीक से नहीं की है कि वास्तव में हमारा कितना पैसा बकाया केंद्र के पास है जीएसटी का। और जीएसटी के अलावे दूसरे पैसा जो मैंने आपको कहा कि अलग अलग मदों में, जिसमें खनिज की रॉयल्टी है 80,000 करोड़, ये केंद्र सरकार रखी हुई है। क्यों रखी हुई है भाई? किस अधिकार के तहत? संविधान का कौन सा संविधान? कलेक्ट करने वाली बात तो समझ में आती है। आपने जो 268A लगाया, इंसर्ट किया, 269A इंसर्ट किया, उसमें कलेक्शन की बात है, हमारा पैसा रखने की बात नहीं है। हमारा पैसा आप रखते हो तो आप चले आइए आईपीसी में, एक सेक्शन है 408 और 409 जिसको कहते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 409 में आजीवन कारावास की सजा है। तो क्या ये जो पैसे, राज्य के जो पैसे केंद्र सरकार ने हड़प लिए हैं और ये दे नहीं रही है, 1.5 लाख करोड़ रुपया, 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है एक छोटे राज्य के लिए पूरे राज्य की सिस्टम जो है उसमें जान आ जाएगी। हमारे यहां से जो 7 लाख जो प्रवासी मजदूर चले गए थे उनको शायद हमें भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी दूसरी बहुत सारी चीजें, सिस्टम जो है, हेल्थ का सिस्टम, एजुकेशन का सिस्टम, दूसरे से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये सारी पटरी पर आ जाएगी अगर ये 1.5 लाख करोड़ हमारे पास आ जाए तो। किस अधिकार के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपने ये मेरा पैसा रखा है? और कोई बोल नहीं रहा है। सारे लोग डर रहे हैं कि सरकार बदल जाएगी, गवर्नर का शासन हो जाएगा। तो गवर्नर का शासन हो जाएगा, ये बदमाशी केंद्र सरकार के लोग में बैठे लोग कर सकते हैं। इस कारण से हम अपना अधिकार छोड़ देंगे? क्यों नहीं जो झारखंड के जो एमएलएज हैं या बिहार के एमएलएज हैं या बंगाल के एमएलएज हैं वो धरना देते हैं जाके? क्यों नहीं एक बंद होता है? क्यों नहीं सरकारी जो केंद्र सरकार के जो उद्यम है आप उसको बंद क्यों नहीं कराते हैं? दूसरे तरीके भी हैं। आप जो इंडस्ट्री वाले हैं, जो लोग खनिज की रॉयल्टी देते हैं केंद्र को, आप उनको चिट्ठी लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई बंद करिए केंद्र को पैसा देना, आप पैसा हमें दीजिए, और जब तक हमारा पैसा पूरा नहीं होता है, हमारा 80,000 करोड़ रुपया बकाया जब तक हम रिकवर नहीं कर लेते हैं, तब तक केंद्र सरकार को पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। क्या होगा? तो जो सरकार बनाए हैं उनके लिए डर है, उनको खतरा है कि सरकार बदल दी जाएगी, गवर्नर का शासन हो जाएगा, क्योंकि एक इस देश में सेना है, जो सेना केवल पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट का मतलब प्रधानमंत्री, चाहे वो जैसा भी हो आदमी, योग्य अयोग्य कुछ भी हो, उसकी बात सुनेगी। तो सेना जो है, ऐसी सेना, हम हिंदुस्तान सेना का तो काम बॉर्डर की सिक्योरिटी करनी है, देश की सुरक्षा करनी है। अगर राज्य के खिलाफ केंद्र सरकार कुछ गलत करती है और राज्य अगर उसका प्रतिकार करता है, उसको मानने से इनकार करता है, सिविल नाफरमानी करता है कि साहब तुम्हारा ये कानून नहीं मानेंगे, तुमने जो ये संविधान संशोधन किया उसको हम नहीं मानेंगे, अगर सिविल नाफरमानी स्टेट अगर करती है तो आप सरकार बदल देंगे, आप राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, आप सेना को बुलाएंगे। क्यों सेना आएगी? राज्य और केंद्र के झगड़े में सेना का कहां स्कोप है? लेकिन लोग शायद इसी से डरते हैं
कि राष्ट्रपति शासन होगा तो सेना के भरोसे के सहारे, सेना की मदद से केंद्र सरकार जो है, तो ये जो है फेडरलिज्म का सिस्टम नहीं है। अगर सेना, इस राज्य और केंद्र का कोई झगड़ा है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, उसके लिए हाई कोर्ट है फैसला करने के लिए। केंद्र सरकार सेना को कैसे ला सकती है? ये सवाल बहुत ही आज की तारीख में, जब हम बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि केंद्र सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं है, राज्य सरकार जो है कोरोना से लड़ रहे हैं, महामारी से लड़ रहे हैं, एक डूबती हुई इकोनॉमी से लड़ रहे हैं, 12 करोड़ लोग जब बेरोजगार हो गए हैं, इतने सारे लोगों का लोग काल के गाल में समा गए। एक ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति शायद 70 सालों में हम लोगों ने नहीं देखी। इस स्थिति को जब राज्य सरकार इस संभालने की कोशिश कर रहे हैं और केंद्र सरकार बिल्कुल गायब है पटल से, लगता ही नहीं है कि उनका कोई रोल है या उनका कोई संवैधानिक चरित्र है या उनका कोई संवैधानिक, उनकी कोई अथॉरिटी है, ऐसी स्थिति में ये सारे सवाल जो हैं बहुत ही मौजूद हैं। तो ये संविधान की व्यवस्था है। जो मैंने कुछ अनुच्छेद की बात की, 2 और अनुच्छेद है बहुत महत्वपूर्ण। 282 जो कहता है कि राज्य सरकार अपने खर्चे खुद करेगी, उसके लिए उस पर केंद्र से उसको पूछने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी ऑटोनॉमी है कि आप जो खर्चा करना चाहें करें। 290 एक दूसरा अनुच्छेद है जो कहता है कि आप जितना लोन लेना चाहें आप ले सकते हैं, आपको केंद्र से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी स्थिति ये क्या है? अभी ये जो जीएसटी जो है, जीएसटी जिस तरीके से इन्होंने संविधान का संशोधन किया, वो तो हमारे ऊपर कंट्रोल है। ये जो मनरेगा का जो पैसा है जो आता है, उसके लिए सरकार, केंद्र सरकार जो कहती है उसके हिसाब से हमको खर्चा करना पड़ता है। ये संविधान सम्मत नहीं है। ये संविधान की जो अनुच्छेद 282 है उसके बिल्कुल खिलाफ है। आप कैसे हमको कह सकते हैं कि हम मनरेगा का पैसा आपके हिसाब से खर्चा करें? वो केंद्र की योजना हो सकती है, लेकिन एक बार पैसा जब सरकार के पास आ गया, केंद्र राज्य सरकार के पास, तो राज्य सरकार का अधिकार हो गया अनुच्छेद 282 के तहत कि राज्य सरकार जैसे चाहे खर्च करे। तो हमारे चीफ मिनिस्टर सोरेन साहब ने कहा कि जितनी मशीनें हैं मनरेगा में लगी हुई सबको हटाएंगे, केवल मैनुअल काम होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें। बिल्कुल सही है। केंद्र का फैसला, केंद्र का निर्देश, इसमें मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमें रोजगार बढ़ाने की जरूरत है। आज हम अपनी इकोनॉमी को, हमारे इकोनॉमी को दुरुस्त करने की जरूरत है। केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। यह संविधान अधिकार हमें देता है। आप अनुच्छेद 282 पढ़ें। अब मैं आपको जो कानून जिसका जिक्र हुआ इस दौरान सबसे ज्यादा, उससे पहले ये कानून पर आने से उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं एक तो 10 मिनट मैंने देर से शुरू किया और फिर थोड़ा सा समय ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन 10 मिनट में मैं कोशिश करता हूं इसको कंक्लूड करने के लिए। इस देश में जो पिछले 6 सालों में 6 घटनाएं हुई हैं और वो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ओरिएंटेड है। 6 की 6 घटनाएं जो हैं प्राइम मिनिस्टर, मतलब वो राजा जिसकी बात वो कह रहे हैं आरएसएस वाले और क्या नाम है, क्योंकि ये इनको अंग्रेजों की प्रजा बनना मंजूर था, देसी रियासतों का प्रजा बनना मंजूर था, इनको डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए था, अंग्रेजों का जाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था, ये बिल्कुल संतुष्ट थे। इसलिए ये एक देश, एक संविधान भूल जाइए, संविधान तो गलती से इनके जुबान पे चला आता है। एक देश और एक कानून, जो अंग्रेजों का सिस्टम था उसकी बात ये करते हैं, यानी कि ये इनका एक राजा होगा, प्रधानमंत्री नहीं, राजा होगा। जबकि पावर संविधान जो है वो कैबिनेट को देता है, प्रधानमंत्री को कोई पावर ओवर नहीं देता है। प्राइम मिनिस्टर इज ओनली द काइंड ऑफ चेयरपर्सन ऑफ कैबिनेट, ही डज नॉट हैव द पावर। लेकिन सारा का सारा पावर जो है वो प्रधानमंत्री का के पास, और प्रधानमंत्री जो चाहे कर दे। तो 6 निर्णय इनके मैं आपको सुनाऊंगा। पहला, और आप समझिए हिंदुस्तान का जो संविधान है उसका जो डिवीजन है पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 3 कहता है कि देश, मतलब संसद या विधानसभाएं क्या नहीं कर सकती हैं, मतलब आप फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकते हैं, इस देश के नागरिकों के जो बुनियादी अधिकार है उसका वायलेशन नहीं करते, ये संविधान कहता है। यानी कि आप कानून ऐसे नहीं बनाएंगे, आपका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो किसी के फंडामेंटल राइट वायलेशन नहीं करेगा। पार्ट 4 ये कहता है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, इट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया है। ये हिंदुस्तान को कैसे गवर्न करना है उसकी पॉलिसीज हैं। ये अलग बात है कि 70 सालों में इन्होंने उस पॉलिसीज को माना नहीं है, ना उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। ये जस्टिसेबल नहीं है, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि आप कहिए सरकार को कि आप उसको क्या नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से वो अपनी पॉलिसी बनाए और वो गवर्न करिए, नहीं कह सकते हैं, जस्टिसेबल नहीं माना गया है। बट अदरवाइज दिस इज फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो ये जो फंडामेंटल है ये इन एक्शन है। एक है क्या नहीं कर सकते हैं,
मतलब आपको रोक है, प्रतिबंध है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट कि आपको क्या करना है, जो मैंडेटरी है आपको करना। तो ये दो स्थिति, और इन दोनों स्थिति को आप देखें 6 साल का जो गवर्नेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके तहत कि किस तरीके से फैसले हुए। 6 फैसले मैं केवल आपको गिनाना चाहता हूं। पहला फैसला जो 23 मार्च का हुआ, लॉकडाउन का फैसला, जिसको बहुत अच्छी तरह से राहुल बजाज साहब ने आर्टिकुलेट किया। इट वॉज ड्रैकोनियन, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कोई संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई कानून इस देश में नहीं है जो प्रधानमंत्री को यह पावर दे कि वो अपने घर के बंकर में बैठ के छिप के वो कैमरा लाइट ऑन करके खड़ा होके कहे कि 4 घंटे के बाद बिल्कुल पूरा देश बंद हो गया, सड़क बंद हो गई, रेल बंद हो गई, हवाई जहाज बंद हो गए, आप घर में बंद रहिए, घर से बाहर नहीं निकल सकते। वो बाहर आप निकलेंगे तो आप पिटे जाएंगे पुलिस के द्वारा, गोलियां भी चल सकती है। कोई अधिकार प्रधानमंत्री को या कैबिनेट को भी नहीं है हिंदुस्तान में कि कोई अनुच्छेद इसकी आपने इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की। अब तो इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स जो है सस्पेंड नहीं होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले सब आ गए हैं। तो आपको कोई अधिकार नहीं था कि आप इसको बंद करते। ये बिल्कुल ड्रैकोनियन फैसला था। ये 23 मार्च से पीछे चलिए। ठीक इसके पहले जो फैसला इनको करना चाहिए, तो जो इन्होंने किया नहीं, क्योंकि उनको 24 फरवरी को नमस्ते ट्रम्प करना था। इनको उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरानी थी, एमएलए खरीदना था। इन दो वजहों से, दो कारणों से इन्होंने 30 जनवरी के बाद विद इन अ वीक या कम से कम 10 दिन, 10 फरवरी तक तो कम से कम इनको जो हवाई जहाज दुनिया के विभिन्न हिस्सों से हिंदुस्तान में आ रहे थे उसको तो बंद कर ही देना था, क्योंकि 30 जनवरी को हमारे यहां कोरोना का एक मरीज मिल गया था। और इस देश के जितने एक्सपर्ट हैं या दुनिया के एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि हिंदुस्तान और दूसरे देशों को प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की जरूरत है, तत्काल कुछ करने की जरूरत है, वरना स्थिति बेकाबू हो जाएगी, हाथ से बाहर चला जाएगा। लेकिन नमस्ते ट्रम्प के प्रति इनकी इनका जो डेडिकेशन था, इनकी जो निष्ठा थी, क्योंकि उनको महामहिम इस देश का नया अधिपति घोषित करना था, उसकी वजह से इन्होंने ये फैसला जो है इन्होंने नहीं लिया। और उसके बाद उनके जो राजनीति पिछले 6 साल से भाजपा की हो रही है, सरकारों को गिराने की और एमएलए खरीदने की, जो इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, इसकी वजह से इन्होंने हवाई जहाज को, विदेशों से आने वाले हवाई जहाज को इन्होंने बंद नहीं किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि विदेशों से सैकड़ों हवाई जहाज आए। कुछ प्राइवेट, लोगों को पता है अब कि दर्जनों प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन्स, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में चार्टर्ड प्लेन्स, हिंदुस्तान में आए और उसमें लोग आए और अपने साथ कोरोना ले आए। और उसके बाद आज हालत यह है कि आप उसको काबू करने की स्थिति में अब दिख नहीं रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा है कि अगले कुछ महीनों में हिंदुस्तान की स्थिति क्या होगी। ये दूसरा फैसला था जो उनको करना था, जो उन्होंने नहीं किया। एक फैसला किया बंदी का, एक फैसला जो उन्होंने नहीं किया, जिसमें केवल उनको हवाई जहाज बंद करने थे, और शायद हम बहुत आराम से कोरोना को फैलने से इस देश में रोक सकते थे। इकोनॉमी का बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होता। आज की तारीख में जो 12 करोड़ लोग जो बेरोजगार हुए, वो बेरोजगार नहीं होते। 600 प्रवासी मजदूर मरे हैं, और जो कष्ट उन्होंने सड़क पर झेला है, जो लोगों ने, पूरे दुनिया ने देखा है उसको। ऐसा नजारा तो हम लोगों ने नहीं देखा, पूरे दुनिया ने भी कभी नहीं देखा, वो जो हिंदुस्तान में हुआ इस लॉकडाउन के फैसले की वजह से। दूसरा फैसला उन्होंने 30 जनवरी के बाद 1 सप्ताह के अंदर में केवल हवाई जहाज को बंद करने का जो फैसला उनको करना था, उन्होंने नहीं किया। आप थोड़ा सा उसके पहले चलें तो उन्होंने धारा 370 हटाया, कहा कि ये हमारे एजेंडा में था, भाजपा के एजेंडा में सालों से हम इस बात को कह रहे थे, और पूरा उन्होंने पूरे देश में प्रचार किया। 70 सालों से कांग्रेस ने, दूसरी सरकारों ने जो नहीं किया वो हमने कर दिया। देखिए कितना बड़ा काम कर दिया। अब कश्मीर का विकास हो जाएगा, कश्मीर की सारी समस्याएं हल हो जाएगी। और आज लद्दाख में जब चीनी सेना खड़ी है तो कोई सरकारी स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री के मुंह से कोई एक आवाज नहीं निकली है, देश के रक्षा मंत्री के मुंह से एक आवाज नहीं निकली है, कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो अखबारों के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। कहते हैं कि वहां भाजपा का एमपी, जिसने धारा 370 की वकालत में एक लंबा भाषण किया था मध्य प्रदेश संसद में, वह भी गायब है। ठीक उसके पहले जाइए, धारा 370 उसकी ज्यादा विस्तार में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि आज का विषय वो नहीं है, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है
ये फेडरलिज्म के लिए ये फैसला जो है नरेंद्र मोदी के सरकार का, ये काफी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने धारा 370 हटाई। जबकि आपको शायद ये भी पता होगा कि धारा 370 हटाना लगभग मुमकिन नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले हैं जिसमें यह कहा गया है कि 370 परमानेंट है, आप उसको नहीं हटा सकते, आप नहीं बदल सकते हैं वो स्थिति। खैर, ठीक उसके थोड़ा सा आप पहले चले, धारा 370 के पहले तो जीएसटी लागू हुई, चौथा फैसला। और जीएसटी लागू करने के लिए जैसा मैंने आपको कहा, इन्होंने संविधान बदला और किस तरीके से इन्होंने दबाव डाले। मतलब इनके पास जितने अधिकार थे, इनके पास जितने हथियार थे, अधिकार शायद गलत शब्द है इनके लिए, अधिकार शब्द तो ये समझते नहीं है, ना उसका इस्तेमाल करते हैं, जो हथियार थे उसका इस्तेमाल किया और जितने राज्य थे उसको मजबूर किया कि वो माने, और अंततोगत्वा इन्होंने संविधान का गलत इस्तेमाल किया। संविधान का जो संशोधन है वो बिल्कुल गलत है और उन्होंने राज्यों के हाथ से अधिकार अपने हाथ में ले लिया, जो संविधान के अनुच्छेद 382 और दूसरे बहुत सारे संविधान अनुच्छेदों के जैसे 345, 245 और 246 जैसे जो अनुच्छेद हैं उसके बिल्कुल खिलाफ है। ये फैसला करने का उनको कोई हक नहीं था, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया। जीएसटी के बाद ठीक चले तो दुनिया का जो एक नया फैसला उन्होंने किया था, जब पहली बार लगा था कि एक कोई नीम पागल आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है, जब इन्होंने नोटबंदी की थी 8 नवंबर 2016। मुझे याद है कि मैं उस दिन अपने कलकत्ते के फ्लैट में था और अकेले था, तो रसोई बना रहा था शाम के वक्त दफ्तर से लौट के। तो मेरे जो जूनियर हैं आकाश शर्मा, उनका फोन आया कि सर आप टीवी नहीं देख रहे हैं क्या? हमने कहा कि नहीं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि सर जरा टीवी खोलिए, ये तो क्या नाम है, नोटबंदी हो गई है। हमने नोटबंदी हो गई मतलब क्या, इसका क्या मतलब होता है नोटबंदी का मतलब? तो उसने कहा कि सर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 500 और 1000 के जो नोट हैं वो 12 बजे रात से नहीं चलेंगे। तो तुरंत मेरे मतलब रिएक्शन में मैंने कहा कि ये निहायत नीम पागल आदमी है, इसको ये भी समझ नहीं है कि पैसा जो है, नोट जो है, वो इकोनॉमी का खून है, रक्त है, ब्लड है। अगर इसको आप बंद कर दोगे, चोक कर दोगे तो इकोनॉमी मर जाएगी। और 12 बजे के बाद ये 500 1000 के नोट अगर अस्पताल लेना बंद कर देंगे तो लोग मरना शुरू कर देंगे, लोग मरने लगेंगे। मैंने एक छोटा सा नोट लिखा उसी वक्त, उनका भाषण भी खत्म नहीं हुआ और मैंने उन नोट लिखा। फिर बाद में और भी कई नोट लिखे, अभी भी शायद फेसबुक पे और मेरे जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है उसमें पड़े होंगे। तो ये एक उन्होंने फैसला किया, मैं उस पर आता हूं। उसके ठीक पीछे चले तो एक आधार कार्ड की कल्पना कांग्रेस ने की थी, पता नहीं क्यों की थी। आधार कार्ड जैसी कल्पना की मैं कल्पना नहीं कर सकता कि आधार कार्ड हिंदुस्तान जैसे देश में जहां इतने सारे आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, उसमें फिर एक आधार कार्ड की जरूरत क्यों पड़ी। आपको शायद पता होगा कि महात्मा गांधी का जो सबसे पहला विरोध दक्षिण अफ्रीका में हुआ था वो इसी तरह के एक कार्ड के लिए था। जब वहां की जो हुकूमत थी उसने भारतीयों को कहा कि आपको अपने 10 हाथ का 10 उंगलियों का चिन्ह जो है देना पड़ेगा कागज में और आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो उसके खिलाफ गांधी जी ने पहला सिविल नाफरमानी उन्होंने किया और कहा कि हम इस कानून का विरोध करते हैं। ये छठा फैसला उनका था, या आप 16 से स्टार्ट करें या 14 से स्टार्ट करें, तो पहला फैसला ड्रैकोनियन फैसला कि पूरे देश में आधार कार्ड होगा, हर आदमी के पास एक आधार कार्ड। और बाद में इस देश के होम मिनिस्टर ने यह कहा कि आधार कार्ड और एनआरसी बिल्कुल अलग अलग चीजें, आधार कार्ड तो बिल्कुल नहीं हो सकता है आपकी पहचान के लिए एनआरसी जरूरी है। तो फिर आधार कार्ड क्यों किया, इसका जवाब कोई नहीं देता भाजपा की तरफ से, ना प्रधानमंत्री तो बोलते भी नहीं है, ना वो टीवी पर आते हैं। अब इन 6 फैसलों की थोड़ी सी समीक्षा आप कर लें। कानूनी 3 कानून हिंदुस्तान में है। पहला कानून जो नोटबंदी से रिलेटेड है, मैं आरबीआई की बात करता हूं। आरबीआई के अनुसार आप नोट देखेंगे, जो हमारी करेंसी नोट है उसमें लिखा रहता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इसको कहते हैं टेंडर, लीगल टेंडर। यानी कि अगर मेरे पास 500 रुपए हैं तो 500 रुपए अगर हम बैंक में जाएंगे तो बैंक को देना पड़ेगा, और उस 500 रुपया को अगर बाजार में लेके जाएंगे तो 500 रुपये के इक्विवेलेंट कोई सामान हम खरीद सकते हैं। ये उसका ये मतलब है। आप कोई नोट को बंद कर सकते हैं कि 500 नोट, 1000 नोट बंद करके हम कोई और 200 का नोट निकालेंगे, 400 का नोट निकालेंगे, 600 का नोट निकालेंगे, जो करना करें, या 100 का ही नोट चलेगा, 500 1000 का नोट नहीं चलेगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोई लीगल टेंडर नहीं है। बट दिस वॉज अ नॉनसेंस स्टेटमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इट विल नॉट बी अ लीगल टेंडर आफ्टर 12। कैसे नहीं रहेंगे?
हमारा 10,000 रुपया बैंक में पड़ा हुआ है, आप कहेंगे कि आप नहीं देंगे? किस कानून के तहत आपने उसको बैन किया? किस कानून के तहत आपने ये कहा कि 4,000, 3,000, 2,000 रुपए से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि 500,000 के नोट बदलने के लिए जो नोट की प्रिंटिंग छपाई होनी थी उन्होंने नहीं की थी। आपको कोई हक नहीं था। आरबीआई एक्ट जो है उसकी धारा 26(2) में नोटिफिकेशन देना है। नोटिफिकेशन में ये आप कह सकते हैं कि ये नोट नहीं चलेंगे, लेकिन आप उस नोट को इमीडिएटली बदलेंगे, क्योंकि हमारा पैसा मिस अप्रोप्रिएट करने का पावर नहीं है। आपको तो आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए आईपीसी के तहत। आईपीसी सेक्शन 405, 409 एक एफआईआर तक नहीं हुआ इस प्रधानमंत्री के खिलाफ या इसकी कैबिनेट के मंत्रियों के खिलाफ। इतना बड़ा फैसला, और पैसे नहीं देंगे। 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो बैंकों की लाइनों में और एटीएम की लाइन में लग के उस दौरान मर गए। 10,000 के आसपास, जैसा आंकड़े तो 6,000, 7,000 बता रहे हैं, लेकिन सच है कि 10,000 से ज्यादा लोग जो हैं इनके फैसलों की वजह से कोरोना से मरे। 600 लोग आप जानते हैं, 604 या जो आंकड़े आए हैं 604 के लगभग प्रवासी मजदूर जो हैं सड़क पर चलते हुए मारे गए, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में मारे गए, हीट से मारे गए, खाना और पानी नहीं मिलने की वजह से मारे गए, और ट्रेन जो मजदूरों के ऊपर जो चढ़ी है वो तो दुनिया का एक समाचार था। वो आरबीआई एक्ट कहीं से भी उनको ऑथराइज नहीं कर रहा है। कोई वजह नहीं है कि इसके खिलाफ जितने मामले हाई कोर्ट्स में गए और सुप्रीम कोर्ट में गए उसके फैसले नहीं हुए। केवल मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन इसकी लीगैलिटी चैलेंज की गई है कि किस अधिकार के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, किस कानून के तहत एक प्रधानमंत्री खड़ा होकर 8 नवंबर 2016 में उसने ये कहा कि ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा। उसने ये कहा कि आप पैसे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। उसने लोगों को लाइन पे खड़ा करवाया, उसने नए करेंसीज की छपाई करवाने में देर करवाई और 100 लोगों को मरना पड़ा, 100 से ज्यादा लोगों को उसके लिए मरना पड़ा। ये किस अधिकार के तहत उसने किया? ये चैलेंजेस हैं, लेकिन आज तक फैसला नहीं हुआ। 2016 से 2020 हो गया, लेकिन ना हाईकोर्ट में ये फैसले हुए और ना सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई आगे बढ़ाई। बहुत से मामलों में सुप्रीम कोर्ट तो ऐसी तेजी दिखाती है कि बस उसको अभी अगर रात में 12 बजे करना है तो रात में 12 बजे करेगी। लेकिन एक फैसला जिससे 100 लोग मारे गए और जिसका कोई संवैधानिक और कानूनी अधिकार नहीं है, कानूनी आधार नहीं है, उस पर जो मसला सुप्रीम कोर्ट में गया, उनके पास गया, उस पर उन्होंने कोई सुनवाई अभी तक नहीं की। ये सुप्रीम कोर्ट की हालत है। अब आप आए, 2 और कानून है हिंदुस्तान में। एक है आपका इंडेमिक डिजीज एक्ट 1897, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, और एक है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो उसकी अथॉरिटी बनती है उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है, और उसमें एक धारा 35 है जिसमें केंद्र सरकार को इनिशिएटिव्स लेने हैं, मेजर्स लेने हैं अगर कोई खतरा हुआ। अब मैं एक सवाल पूछता हूं कि अगर जैसे बंगाल में हुआ, बंगाल में कुछ घंटे की जो तबाही हुई कि बंगाल पूरा अस्त व्यस्त हो गया, तहस नहस हो गया, और एक एस्टिमेट जो रफ एस्टिमेट है, मुझे लगता है बहुत रियलिस्टिक और मुझे लगता है कि कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं है, कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हानि हुई। प्रधानमंत्री ने केवल 1,000 करोड़ रुपया दिया, यानी कि प्रधानमंत्री को मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री इज लीस्ट बॉदर बिकॉज दैट इज नॉट रूल्ड बाई बीजेपी, दैट इज रूल्ड बाई समबडी एल्स, सम अदर पार्टी। तो अगर प्रधानमंत्री, क्योंकि उसकी सरकार वहां नहीं है और वो तय करे कि हम कुछ नहीं करेंगे, तब क्या होगा? तो ये कानून कैसे बना? जिस कानून में धारा 35 के तहत प्रधानमंत्री को या केंद्र सरकार को, क्योंकि प्रधानमंत्री उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, आप कहिए कि प्रधानमंत्री को पावर है धारा 35 के तहत, तो धारा 35 के तहत जिसने ये कहा कि प्रधानमंत्री को ये जिम्मा लेना है, ये जिम्मेवारी लेनी है, ये मेजर्स लेने हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो काम में ले आए, और इस तरह के जो साइक्लोन आते हैं और उसमें जो जीवन का नुकसान होता है, संपत्ति का नुकसान होता है, पेड़ पौधों का नुकसान होता है, जीवों का नुकसान होता है, जमीन बर्बाद होते हैं, बाढ़ आते हैं, मतलब एक तबाही का मंजर जिसको आप प्रलय, छोटा मोटा प्रलय कह सकते हैं, वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री मेजर ले और प्रधानमंत्री कहेगा कि हम नहीं लेंगे क्योंकि वो बंगाल है, वहां ममता बनर्जी जो हैं वो उसकी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे।
1,00,000 करोड़ रुपया का नुकसान होगा, हम उनको 1,000 करोड़ रुपया से ज्यादा नहीं देंगे। 53,000 करोड़ रुपया का जीएसटी हम उनका रखेंगे, हम उनको नहीं देंगे। स्टेट कैसे करेगी? तो डिजास्टर मैनेजमेंट तो स्टेट का अधिकार है, इसका कानून तो स्टेट के पास होना चाहिए। इसके लिए सेना और डिजास्टर मैनेजमेंट में जो लोग हैं, एनडीआरएफ जिसको कहते हैं, वो लोग, वैसे लोग जो हैं, वैसी एक व्यवस्था तो सारे स्टेट के पास होनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे केंद्र पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। और केंद्र में एक नरेंद्र मोदी जैसा कोई अयोग्य आदमी आएगा तो लाखों लोग मारे जाएंगे, कैसे इन पर भरोसा कर सकते हैं? और इस आदमी ने साबित भी वही किया। 1,00,000 करोड़ रुपए के नुकसान में इसने 1,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। 53,000 करोड़ रुपया हमारा जीएसटी बकाया बंगाल का, उस पैसे को उसने नहीं दिया। यह कानून कैसे बन गया इस देश में? कैसे एक प्रधानमंत्री के हाथ में इतनी सत्ता दी जा सकती है? संविधान का कोई भी अनुच्छेद यह अधिकार नहीं देता, लेकिन यह कानून हमारे देश में बना है 2005 में। दूसरा जो है, जिसमें 4 ही सेक्शन है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 अंग्रेजों का कानून है। अंग्रेजों के कानून, मैं कहता हूं कि कानून बनाना अंग्रेज को ही आता है, हम लोग तो अभी तक सीखे नहीं। अंग्रेजों ने छोटे छोटे कानून बनाए। गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट 3 सेक्शन का कानून है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 ये काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए अंग्रेजों ने इस कानून को कैसे बनाया। अंग्रेज खुद जो यूनिटरी सिस्टम को मानते थे, यानी कि एक देश एक कानून, उन्होंने, चूंकि हिंदुस्तान में वो शासन कर रहे थे, तो उन्होंने ये जब कानून बनाया तो इसमें सेक्शन 2 में अधिकार केंद्र को नहीं दिया। इसमें एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 में उन्होंने अधिकार राज्य को दिया कि राज्य जो चाहे ये इनिशिएटिव ले सकती है। अगर महामारी की कोई स्थिति बनती है तो राज्य जो चाहे कर सकती है, ये सारा अधिकार राज्य को है। और 2 एक दूसरा सेक्शन है, उसमें केंद्र को ये अधिकार दिया गया है कि आप कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि ये डिजीज जो है, ये महामारी जो है, पूरे देश में नहीं फैले। वो क्या है? पानी के जहाज की जांच करिए, हवाई जहाज की जांच करिए, गाड़ियों की जांच करिए, मतलब जांच की कुछ ऐसी व्यवस्था आप करें ताकि ये बढ़े नहीं, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं है। एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा अभी कर रहे हैं ये लोग, 1897, उसके तहत केंद्र सरकार को कोई अधिकार नहीं है, प्रधानमंत्री को तो बिल्कुल नहीं। फिर कैसे इस प्रधानमंत्री ने अपने घर के कोने में छुप के इसने ये फैसला ले लिया और ये इसने घोषणा इसने कर दी कि 12 बजे के बाद, 4 घंटे के नोटिस में 12 बजे के बाद ये देश बंद हो जाएगा, देश की पूरी इकोनॉमी बंद हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा, आपको घर में बंद रहना पड़ेगा। ये फैसला कैसे कर लिया? संविधान इसको कोई अधिकार नहीं देता है। ये जो कानून है एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897, ये उसको कोई अधिकार नहीं देता है, ये सारा पावर राज्य को देता है। तो लेकिन ये सारा कुछ पिछले 6 सालों में इस देश में हुआ है, और ये 6 सालों में इस देश में जो कुछ हुआ है उसका ये नतीजा है। और ये नतीजा, इस नतीजे की शुरुआत है। 10,000 लोग बहुत कम लोग हैं। ये लगभग 2.5 लाख लोग जो एपिडेमिक के शिकार, उसमें कुछ डेटा में ये धांधली कर रहे हैं जैसा इनके ऊपर में आरोप है, और सच है। गुजरात के जो डेटा आ रहे हैं वो तो बिल्कुल फर्जी हैं। मौत के आंकड़े भी फर्जी, और जो इन्फेक्शन के आंकड़े ये बता रहे हैं वो भी बिल्कुल फर्जी हैं। ऐसे दूसरे स्टेट भी हैं जिनके ऊपर में आरोप है कि फर्जी आंकड़े हैं। इसलिए आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक एस्टिमेट ये है, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारत में इस वर्ष के अंत तक भारत के लगभग 67 करोड़, मतलब आधी आबादी हिंदुस्तान की जो है वो कोरोना पीड़ित हो जाएगी। फिर कितने लाख लोग मरेंगे, इसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसलिए ये नरेंद्र मोदी ने या भाजपा की ये सरकार ने, इन्होंने इतना मिसमैनेज किया, इतना मिसगवर्न किया इस देश को कि उसका ये नतीजा आना था कि अब आपको पता नहीं है कि ये कोरोना कब तक रहेगा, ये कितनी दूर तक जाएगा, कितने लोग इसके शिकार होंगे, कितने लोग मारे जाएंगे, इकोनॉमी कैसे हम रिवाइव करा सकेंगे, 12 करोड़ लोग जो बेरोजगार हो गए उनको फिर से हम कैसे री एम्प्लॉय कर सकेंगे। ये केंद्र सरकार कह नहीं रही है। अब तो ये चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। बिहार में चुनाव लड़ेंगे, कहीं राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वहां एमएलए खरीदना उन्होंने चालू कर दिया। इकोनॉमी को रिवाइव करना इनकी प्रायोरिटी नहीं है, कोरोना से लड़ना इनकी प्रायोरिटी नहीं है, प्रवासी मजदूर इनकी प्रायोरिटी नहीं है, इस देश की जनता इनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है। और इसीलिए इन्होंने हाथ उठा के कह दिया कि राज्य सरकारों को जो करना है करें। तो राज्य सरकारों को करना क्या है? इसी के साथ मैं अपनी बात
समाप्त करूंगा और कंक्लूड करूंगा कि राज्य सरकार क्या कर सकती है। आप ये समझिए कि जैसे नेहरू के जमाने से संविधान में इनरोड बनाया गया, रास्ता बनाया गया कि संविधान को फेडरल से यूनिटरी की तरफ ले जाया जाए अंग्रेजी सिस्टम के तहत, उसी तरीके से अगर राज्य, इस देश के जो राज्य हैं, अगर वो सिविल नाफरमानी करते हैं, अगर वो संविधान के उन अनुच्छेदों को नहीं मानते हैं जो अनुच्छेद संविधान के, मूल संविधान के खिलाफ हैं, वो उन कानूनों को नहीं मानते हैं जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, इस तरह के कानूनों को नहीं मानते हैं जो संविधान के खिलाफ हैं या फेडरलिज्म के खिलाफ है, तो जिस तरीके से ये यूनिटरी सिस्टम की तरफ लेके गए हैं, उसी तरीके से ये यूनिटरी सिस्टम वापस फेडरल सिस्टम की तरफ आएगा। ये नहीं हो सकता है कि आप बंद करें और जिम्मा हम उठाएं। ये नहीं हो सकता है कि लोग जो हैं किसी राज्य में काम करें और वो राज्य कहे कि हमारा जिम्मा नहीं है, आपको पैदल जाना है जाइए, आपको रेलवे से कट जाना है कट के मर जाइए, आप एक्सीडेंट में मर जाइए, आप धूप में मर जाइए, आप खाने पानी के बगैर मर जाइए, मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है। ये नहीं हो सकता है। और अगर ये होगा तो ये एक ही शर्त पर हो सकता है कि राज्यों के अधिकार वापस आने चाहिए, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। राज्यों के पास अधिकार जब वापस आएंगे तो अधिकार फिर वापस जिले में आएगा, जिले से पंचायत में आएगा, म्यूनिसिपैलिटी के पास आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो यूनिटरी सिस्टम है, सेंट्रलाइज सिस्टम, प्रधानमंत्री राजा हो गया इस देश का, वो जो फैसला करेगा वो हमको मानना पड़ेगा, उसके सारे फैसले सीज करने पड़ेंगे और उन सारों फैसलों को नीचे ले आना पड़ेगा पंचायत के स्तर पर। ये डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत करनी पड़ेगी और इसके लिए सिविल नाफरमानी बहुत जरूरी है। अगर चीफ मिनिस्टर को, केवल एमएलए नहीं, चीफ मिनिस्टर को भी अगर जाके धरना देना पड़े तो उसको जाके धरना देना चाहिए। लोगों को बैठना चाहिए धरना पे, फास्ट पे, कि हम आपके इस कानून को नहीं मानते हैं और हम आपके इस फैसले को भी नहीं मानते हैं। जैसे जब नोटबंदी उन्होंने की तो मैंने कहा कि भाई कोई राज्य तो कहे या कहता कि साहब हम आपको नहीं मान, हम आपके इस फैसले को, मैंने इतने बेवकूफाने और इडियोटिक फैसले को हम क्यों मानेंगे, हमारे लोग मरने लगेंगे, हम नहीं मानेंगे आपके फैसला। जो 500,000 के नोट हमारे राज्य में चलेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। लेकिन बस डर उसी का है कि सत्ता बदल दी जाएगी, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा और अगर लोग विरोध करेंगे तो सेना आ जाएगी। ये तो संवैधानिक स्थिति नहीं है। सेना का आना, केंद्र और राज्य सरकार के झगड़े में सेना का आना तो बिल्कुल असंवैधानिक बात है। तो आप सेना की धमकी क्यों देते हैं? तो राज्यों को ये लड़ाई अब लड़नी पड़ेगी, एक दूसरी लड़ाई, मतलब एक रिवर्स लड़ाई, आप कहिए फेडरलिज्म के लिए लड़ाई, एक नई आजादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और राज्य सरकारें अगर डर से नहीं करती हैं तो ये इस लड़ाई को सड़क पे ले आना पड़ेगा। जो एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो सत्ता में नहीं है, उनको लड़ना पड़ेगा। जो एक्टिविस्ट हैं, जो महसूस करते हैं अगर 1.5 लाख करोड़ रुपया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथ में आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अगर पूरी मूर्खतापूर्ण तरीके से भी अगर वो काम करेंगे तब भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। इकोनॉमी बिल्कुल पटरी पर आ जाएगी और शायद, मैं तो शायद ये दावा करने की स्थिति में हूं कि अगर ठीक से मैनेजमेंट किया जाए तो हमारे 7 लाख लोगों को जाने की जरूरत नहीं है झारखंड को छोड़कर, बंगाल के लोगों को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, 30 लाख बिहार के लोगों को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है अगर मैनेजमेंट ठीक हो और जितने बकाया पैसे केंद्र सरकार के पास हमारे पड़े हुए, इन राज्यों के पड़े हुए, उसको दे दिया जाए। और ये सारे गरीब राज्य हैं। तो इस लड़ाई को सड़क पर ले आने की जरूरत है। आप बंद कर सकते हैं, आप फास्ट कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं, सरकारी जो उपक्रम है उसको बंद कराइए और ये कहिए कि हम आपके जो कानून है, आपके जो तुगलकी फैसले हैं, हम उनको नहीं मानते हैं। तो अब ये कहने की बात, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात, एकदम आप बैक टू द वॉल हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आपको जिंदा रहने के लिए, अगर आप कोरोना से लड़ना चाहते हैं, अगर आप अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहते हैं, अगर आप 12 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, अगर आप दूसरी बीमारियों से मरना नहीं चाहते हैं, आप अपने हेल्थ सेक्टर को ठीक करना चाहते हैं, आप एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, आप अपनी पूरी व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको केंद्र सरकार से लड़ना पड़ेगा। इसके सिवाय आपके पास कोई चारा नहीं है। और ये पैसे जो इनसे वसूल करने हैं, इसके लिए एक लड़ाई सड़क पे लड़ी जाएगी, दूसरी लड़ाई आप कोर्ट में। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट मत जाइए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिसेस रहे हैं और जो अभी हैं, उन पर जिस तरीके के आरोप हैं कि ये लोग केंद्र सरकार के निर्देश पर फैसले कर रहे हैं, संविधान के उन्होंने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट में मत जाइए, आप अपने हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट इज सुप्रीम। हाई कोर्ट पूरा कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट का विकल्प नहीं है। स्टेट की जो सबसे बड़ी अदालत है वो हाई कोर्ट है
हाई कोर्ट फैसला कर सकती है कि राज्य और केंद्र का अगर कोई झगड़ा है तो हाई कोर्ट फैसला करेगी। हाई कोर्ट के फैसले अगर नहीं माने जाएंगे, हाई कोर्ट के फैसले पर अगर कोई विवाद होगा, तब उसकी समीक्षा करने की जरूरत सुप्रीम कोर्ट को पड़ेगी तो पड़ेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत बदलाव की जरूरत है। एक प्रपोजल आया था कि सुप्रीम कोर्ट के 10 सर्किट बेंचेस जो हैं पूरे देश में बनाया जाए। वो एक डिसेंट्रलाइजेशन की बात थी। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से होना नहीं चाहिए, उसको ज्यूरी सिस्टम में होना चाहिए जो केवल रिव्यू करे। सुप्रीम कोर्ट के पास इतने पावर की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को एक ज्यूरी सिस्टम में तब्दील करना चाहिए और वो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण फैसले जो हैं उसको रिव्यू करे, उससे ज्यादा उसको करना नहीं चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो 10 सर्किट हाउस बेंचेस बनाने की बात रद्द कर दी, कहा कि ये संभव नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मेरी समझ में नहीं आया कि किस तरीके से सर्किट बेंचेस बनाना जो है वो संविधान के खिलाफ है। मेरी समझ, बहुत से लोगों को, इस देश के लोगों को समझ में नहीं आया। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट चलना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध करने में कोई बुराई नहीं है। नैतिक विरोध तो हम कर ही सकते हैं, ये तो कह ही सकते हैं कि आई डिसएग्री विथ यू। इतना कहने का हक तो सबको है और राज्य के लोगों को भी कहना पड़ेगा अगर केंद्र के पक्ष में अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है तो। लेकिन अपने अधिकार के लिए जो पैसे केंद्र सरकार ने जबरदस्ती रखे हुए हैं उससे लेने के लिए आप हाई कोर्ट में आप रीट करिए और हाई कोर्ट में इस लड़ाई को लड़िए। अगर सुप्रीम कोर्ट सारे हाई कोर्ट के इस तरह के मामले अगर अपने पास बुलाए तो उसका विरोध करिए कि आपको तो हक नहीं है। स्टेट इज सुप्रीम। इफ स्टेट इज सुप्रीम और हाई कोर्ट्स आर सुप्रीम, लेट द हाई कोर्ट डिसाइड द मैटर। हाई कोर्ट पहले मैटर डिसाइड करे, उसके बाद आपके पास जब अपील में जाएगी केंद्र सरकार तो हम लोग देखेंगे। आप सारे मैटर को अपने पास बुलाने वाले कौन है, इससे कि केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट है उसमें। तो आज की स्थिति में बिल्कुल साफ साफ है कि आपको अगर जिंदा रहना है, फंडामेंटल राइट तो दूर की बात है, आप बेसिक फंडामेंटल राइट की बात करिए, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी भी छोड़ दीजिए। अभी राइट टू लाइफ की बात करिए, डिग्निटी अगर जिंदा रहे तो डिग्निटी भी आ जाएगी। राइट टू लाइफ के लिए आपको इस केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ना है, जिसने पिछले 6 सालों में ये बिल्कुल साबित कर दिया है कि ये सरकार चलाने लोग नहीं है, ये राजा समझते हैं। ये कोई भी तुगलकी फरमान जारी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और आप उसका कंसीक्वेंस नतीजे झेलने के लिए बाध्य हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी आज का जो सब्जेक्ट है उसको मैं कंक्लूड करता हूं। जितने लोग मेरे साथ शामिल हुए सबको धन्यवाद और खासतौर पर जो न्यू क्लासेस के लोग हैं जिन्होंने अरेंज किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।